हर हर महादेव। चार धाम यात्रा डे बाय डे प्लान विथ टूरिस्ट स्पॉट। अगर आप चार धाम की यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो मेरा यही वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो सभी जानकारी देने वाला हूं जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। इस वीडियो में आपको डे बाय डे के हिसाब से प्लान बताऊंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप किस किस जगह घूम सकते हैं अपनी यात्रा के दौरान, और साथ ही साथ में आपको मंदिर खुलने का बंद होने का टाइम, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। आप देश के देखिए किसी भी कोने में रहते हैं, सबसे पहले आपको हरिद्वार ही आना होगा। आप चाहें तो हरिद्वार से अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो ऋषिकेश से अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो देहरादून से भी अपनी यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा। अगर आप बाय प्लेन आ रहे हैं तो फिर आपको देहरादून ही आना होगा, क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश में प्लेन की सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो अधिकतर लोग हरिद्वार आके ही अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। और हरिद्वार जब आप आएंगे तो आप एक दिन अपना हरिद्वार रुकिए, और हरिद्वार में आपको जो घूमने की जगह है, जैसे कि आपकी हर की पैड़ी हो गई, वहाँ आप गंगा स्नान कर सकते हैं। इसके साथ साथ मनसा देवी आप जा सकते हैं, साथ ही साथ चंडी देवी जाके आप दर्शन कर सकते हैं, और भारत माता मंदिर जाके भी आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर भी हरिद्वार में अवेलेबल है, वहाँ जाके भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो आपकी यात्रा का प्लान शुरू होगा वो होगा अगले दिन से, यानी फिर आप अगले दिन अपनी यात्रा को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैं डे 1 मान के चल रहा हूँ, यानी जिस दिन आप हरिद्वार से चलेंगे वो आपका डे 1 होगा। तो देखिए जो आपका डे 1 होगा वो होगा हरिद्वार से बरकोट, यानी आपको हरिद्वार से बरकोट जाना होगा। और जो हरिद्वार से बरकोट की दूरी है वो लगभग 220 किलोमीटर है, जिसमें आपके लगभग 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। ये जो हरिद्वार से बरकोट की दूरी है, इस बीच आप मंसूरी भी जा सकते हैं। मंसूरी में आप कैंपटी फॉल में घूम सकते हैं, लेकिन अगर आपको देखिए मंसूरी जाना है तो फिर आप हरिद्वार से जल्दी निकलिए, क्योंकि मंसूरी एक ऐसी जगह है जहाँ काफ़ी ज़्यादा जाम लग जाता है, और अगर फिर आप जाम में फंस गए तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बरकोट पहुँचना, फिर आपको कहीं और स्टे करना पड़ेगा। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप चार धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आप जहाँ भी रुके वहाँ से आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाइए। वैसे भी देखिए मई जून में गर्मियों का टाइम होता है और दिन बहुत जल्दी निकल आता है। 5 बजे ही अच्छा खासा दिन निकल आता है, तो आप 4, 4:30 या 5 बजे भी अपनी यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हरिद्वार से बरकोट जाते हुए आप कैंपटी फॉल यानी मंसूरी जा सकते हैं, और वहाँ घूमने के बाद बरकोट के लिए निकल सकते हैं। बीच में अगर 1-2 जगह भी आती है, क्योंकि मेन रोड पे और भी छोटे छोटे मंदिर होते हैं, आप चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं, वरना प्राकृतिक आनंद लेते हुए फ़ोटो को खींचते हुए आप अपना आगे बढ़ सकते हैं। और फिर आपका जो पहला नाइट स्टे होने वाला है वो होने वाला है बरकोट में। बरकोट में देखिए स्टे के काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपको वहाँ GA भी मिल जाएगा, आपको वहाँ लोकल भी मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट का जो उत्तराखंड का गवर्नमेंट का GA की है वो बुकिंग करना चाहते हैं तो ये आपको एडवांस में ही करनी होगी, लेकिन मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप वहीं ऑन द स्पॉट जाके कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे विकल्प वहाँ होते हैं। यात्रा के दौरान आपको बरकोट हो गया, उत्तरकाशी हो गया, इन जगह कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मेन दिक्कत बस केदारनाथ धाम में आती है, तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन आके बता दूंगा। तो पहला दिन का जो नाइट होल्ड होने वाला है वो होने वाला है आपका बरकोट, जहाँ आपको GA के अलावा और भी दूसरे विकल्प मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ देखिए नाइट होल्ड की, तो आपको अगर आप डॉर्मेट्री लेंगे तो 500-300 रुपये में बहुत आराम से मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप रूम लेंगे तो फिर आपको कम से कम 2000 रुपये समथिंग वहाँ पे करना होगा, तब जाके आपको डबल बेड रूम वहाँ मिल सकता है। बाकी कुछ होटल्स हैं जो आपको 1500 में भी रूम दे देते हैं, मतलब डिपेंड करता है भीड़ के ऊपर। रूम के लिए आप 2000 रुपये मान के चलिए 2 मेंबर के लिए, और जो डॉर्मेट्री है आपका 500 रुपये में बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम डे 2 की। तो जो आपका देखिए डे 2 है, अगर आप बरकोट स्टे करेंगे तो बरकोट से फिर आपको जाना पड़ेगा जानकी चट्टी। बरकोट से जानकी चट्टी की जो दूरी है लगभग आपका 45 किलोमीटर है, जिसमें आपके लगभग 2 घंटे लग जाएंगे बहुत आराम से, क्योंकि वहाँ जाम भी लग जाता है। तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा, आप बरकोट से जितना जल्दी हो सके 4:30 बजे आप बरकोट से निकल जाइए। 4:30 बजे निकलेंगे, 5:30 6:30 तक आप वहाँ यमुनोत्री यानी जानकी चट्टी पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से आपको जानकी चट्टी से
यमुनोत्री जाना होगा। जानकी चट्टी से जो यमुनोत्री की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, जिसमें लगभग आपको 3 घंटे लगने वाले। इसे आप घोड़े और पालकी के माध्यम से भी कर सकते हैं। काफ़ी बुजुर्ग ऐसे होंगे जो पैदल नहीं चल सकते, तो उनके लिए वहाँ घोड़े की सुविधा भी अवेलेबल है और पालकी की सुविधा भी अवेलेबल है। जो घोड़े वाले हैं देखिए, लगभग वो आपका 5,000 रुपये समथिंग लेते हैं अगर भीड़ ज़्यादा होती है। बाकी डिपेंड करता है वेट के ऊपर। अगर वेट ज़्यादा है तो उनका प्राइस बढ़ जाता है। जो गवर्नमेंट का रेट होता है वो हर यात्रा पे आता है, तो जो भी रेट होगा वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप नॉर्मल सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ पालकी की, तो पालकी लगभग आपका 7 या 8,000 रुपये वहाँ चार्ज लेती है। अगर आप पैदल जाएंगे तो 3 घंटे में आप ऊपर पहुँच जाएंगे और नीचे आने में केवल आपको 2 घंटा लगने वाला है। लास्ट ईयर में अपना यमुनोत्री धाम की यात्रा करके आया हूँ, तो मुझे पता है कि कितना घंटा वहाँ लगता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यमुनोत्री माता के दर्शन करने के बाद आपको नीचे बरकोट आ जाना है। यानी जब आप जानकी चट्टी आएंगे, जानकी चट्टी से आपको बरकोट आना है। लेकिन अगर आप यमुनोत्री धाम जा रहे हैं तो आपको वहाँ घूमने की जगह भी मिल जाएगी। आपको वहाँ सूर्य कुंड देखना चाहिए और एक दिव्य शिला है, वो भी आपको वहाँ देखनी चाहिए। तो ये आपको मंदिर के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। और फिर जब आप वहाँ से नीचे आ जाएंगे तो फिर आप बरकोट अपना, यानी सेकेंड डे जो आपका स्टे होने वाला है, फिर से आपका बरकोट स्टे होने वाला है। और बरकोट में जो रहने की सुविधा है वो मैंने आपको बताई दी है। वहाँ हर तरह के रूम वगैरह अवेलेबल आपको मिल जाएगी। हालांकि जब आप पहले दिन जाएंगे तो उसी दिन आप उसी होटल में अपना सामान रखिए, और जब आप अगले दिन वापसी आएंगे तो उसी होटल में आप अपना स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात आती है तीसरे दिन की। तो तीसरे दिन देखिए, आप सीधा बरकोट से गंगोत्री लग जाइए। हालांकि कुछ लोग उत्तरकाशी भी जाते हैं, लेकिन मैं तो आपको यही बोलूँगा, आप अपना सीधा बरकोट से गंगोत्री जाइए और गंगोत्री में एक नाइट स्टे करिए। बरकोट से जो गंगोत्री की दूरी है लगभग 189 किलोमीटर दूर है, जिसमें आपके लगभग 6 घंटे लग जाएंगे। इस बीच आप वहाँ भगीरथ शिला, भैरव घाटी, गौमुख और सूर्यकुंड जैसी जगह भी देख सकते हैं। हालांकि गौमुख जाने के लिए आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन जो आसपास जो जैसे कि सूर्यकुंड हो गया, भैरव घाटी हो गई, ये सब चीज़ें आप वहाँ आसपास देख सकते हैं। और उसी दिन आप सब कवर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बरकोट से जल्दी निकलेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा गंगोत्री धाम में बिताने के लिए। और उसी दिन आप दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अगले दिन के लिए रुकेंगे तो फिर आप वापसी में लेट हो जाएंगे। तो आप तीसरे दिन ही गंगोत्री माता के दर्शन कर लीजिए। बाकी जो आसपास घूमने की जगह है, जैसे कि मैंने आपको बताया, भगीरथ शिला, भैरव घाटी और सूर्यकुंड, ये आप अपना घूम के अपना तीसरे दिन का जो नाइट स्टे आप अपना गंगोत्री में करिए। गंगोत्री में भी आपको रुकने की काफ़ी सुविधा मिल जाती है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। GAVN जैसी कंपनी है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ जाके भी बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम चौथे दिन की। तो जो आपका 4th डे है उसमें आपको गंगोत्री से उत्तरकाशी आ जाना है। हालांकि अब आपने 2 धाम के दर्शन कर लिए तो थोड़ा बहुत आप थक गए होंगे, तो ज़रूरी है शरीर को थोड़ा रेस्ट देना, क्योंकि अब जो आपकी अगली यात्रा है वो है केदारनाथ धाम की यात्रा। केदारनाथ धाम की यात्रा है जो कि अच्छों को थका देती है, भले ही वो कितना एक्सपर्ट क्यों ना हो। तो गंगोत्री से जब आप उत्तरकाशी आएंगे, गंगोत्री से उत्तरकाशी लगभग 100 किलोमीटर है, 3 घंटे में आप उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। और उत्तरकाशी में आपको विश्वनाथ मंदिर मिल जाता है जहां आपको घूमना चाहिए। साथ ही साथ वहां मार्केट भी है और भी छोटे छोटे मंदिर हैं। तो आप अपना वहीं रूम लेके रुकिए और सामान रख के अपना घूमने निकल जाइए। और जो आपका नाइट होल्ड होने वाला है चौथे दिन, वो होने वाला है उत्तरकाशी, क्योंकि एक दिन पहले आपको स्टे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने शरीर को आराम देना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो आपकी यात्रा स्टार्ट होगी वो होगी केदारनाथ धाम की, जो कि सबसे ज़्यादा कठिन यात्रा है। इसके बाद जो आपका 5वां दिन है, 5वां दिन आपका उत्तरकाशी से गुप्त काशी या फिर सोनप्रयाग होगा। तो मैं तो देखिए आपको यही बोलूँगा कि आप सोनप्रयाग की स्टे करिए। उत्तरकाशी से जो आपकी गुप्त काशी की दूरी है लगभग 200 किलोमीटर दूर है। तो उत्तरकाशी से आपको बहुत जल्दी निकलना होगा। लगभग 4:30 बजे के आसपास आप उत्तरकाशी से निकल जाइए, तो फिर आप बहुत आराम से सोनप्रयाग तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि उत्तरकाशी से गुप्त काशी जाने में लगभग आपको 7 घंटे लगेंगे और फिर आपको सोनप्रयाग भी जाना है। तो आपका जो 5वें दिन होगा वो सोनप्रयाग ही नाइट स्टे होगा। आप चाहे तो सोनप्रयाग रुक सकते हैं या फिर आप चाहें तो
गौरीकुंड भी रुक सकते हैं। अगर आप देखिए टाइम से पहुंच गए तो फिर मैं आपको यही सजेशन करूंगा, आप गौरीकुंड पहुंचिए। गौरीकुंड पहुंच के फिर आपका जो नाइट होल्ड है गौरीकुंड में होने वाला है छठे दिन, फिर आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की यात्रा करिए। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का जो पैदल का रास्ता है वो है 18 किलोमीटर का। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की जो चढ़ाई है काफ़ी कठिन चढ़ाई है। वहाँ आपको देखिए काफ़ी सारे विकल्प मिल जाते हैं। आप चाहें तो अपना हेलीकॉप्टर की बुकिंग अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग किस तरह की जाती है इससे जुड़े वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पे दे चुका हूँ। आप चाहें तो मेरी वीडियो को देख के अपनी हेली बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं तो फिर आप घोड़े या पालकी का सहारा भी ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको सजेशन यही करूँगा आप पालकी से जाइए, घोड़े से ना जाइए, क्योंकि अगर हम किसी जानवर को कष्ट दे रहे हैं तो फिर ऐसी यात्रा का कोई फ़ायदा नहीं। हालांकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उनकी तो देखिए मजबूरी होती है। लेकिन हम में से बहुत यंग ऐसे हैं जो हट्टे कट्टे होते हैं, मतलब 20-20, 25-25 साल तक के होते हैं, वो तक घोड़े बैठ के जाते हैं। उनको किसी तरह की कोई श्रम भी नहीं आती उनके ऊपर बैठकर, बल्कि वो तो वीडियो बनाते हुए जाते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करिए। या तो देखिए आप अपनी हेली बुकिंग कर लीजिए, वरना आप पैदल चढ़िए। केदारनाथ यात्रा में जो पैदल चढ़ाई होती है उससे जुड़े वीडियो में अपने चैनल पर दे चुका हूँ। साथ ही साथ मैंने कुछ टिप्स भी बता रखे हैं, आप चाहे तो मेरी वीडियो भी देख के पैदल यात्रा कर सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल जाने में लगभग आपको 9 घंटे लग जाएंगे। हालांकि आपको थकावट तो बहुत होगी, लेकिन जब आप केदारनाथ धाम पहुंचेंगे आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी, क्योंकि वो धाम ही ऐसा है जहां भोलेनाथ खुद ही विराजमान है। इस बात का एहसास उन लोगों को जरूर होता है जो सच्चे मन से वहाँ जाते हैं। बाकी जो मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड को लेके जाते हैं, उनको तो एहसास ही नहीं होता। उनको तो बस जो उनके साथ होते हैं उन्हीं का एहसास होता है, भोलेनाथ का एहसास ही नहीं होता। तो देखिए केदारनाथ धाम को पिकनिक स्पॉट ना बनाइए। अगर मन में भगवान भोलेनाथ से मिलने की इच्छा है तो सच्चे मन से जाइए, मौज मस्ती के इरादे से केदारनाथ धाम ना जाइए। छठे दिन आप केदारनाथ धाम पहुँचेंगे, अपना वहीं स्टे करिए, शाम की आरती देखिए। केदारनाथ धाम में स्टे के भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आपको टेंट जैसी सुविधा भी मिल जाती है। अगर आपको डोमेट्री लेना है वो भी मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ रूम की तो केदारनाथ धाम में आपको रूम देखिए काफ़ी महंगे मिलने वाले हैं। वहाँ लगभग आपको डबल बेड रूम मान के चलिए 4 से 5 हज़ार रुपये में मिलेगा। अगर मैं बात करूँ टेंट की तो 500 रुपये में आपको टेंट मिल जाएगा। डोमेट्री भी कुछ लोग 500 रुपये में दे देते हैं जब भीड़ कम होती है, वरना 1000 रुपये डोमेट्री जो शेयरिंग होता है वो मिल जाता है आपको। केदारनाथ तो जो देखिए घूमने की जगह है वो है आपका भैरवनाथ का मंदिर, जो कि मंदिर से थोड़ी सी दूरी पे लगभग आपका 10-15 मिनट लगेंगे और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। साथ ही साथ शंकराचार्य की मूर्ति भी है, बाकी और भी छोटे छोटे मंदिर वहाँ बना दिए गए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो छठा दिन जो आपका होगा वो होगा केदारनाथ धाम में नाइट होल्ड, और फिर आप 7वें दिन केदारनाथ धाम से नीचे आ जाएंगे, गौरीकुंड आ जाएंगे। तो गौरीकुंड में भी देखिए आपको गौरी माता का मंदिर है। आप चाहें तो छठे दिन भी वो सब अपना घूम सकते हैं। वहाँ गर्म कुंड भी है, आप गर्म कुंड में भी नहा सकते हैं। और फिर जब आप वहाँ से सोनप्रयाग वापसी आएंगे तो वहाँ त्रिगुणारायण का मंदिर है, आप उसमें भी घूम सकते हैं। और जो आपका 7वें दिन का नाइट होल्ड है वो होने वाला है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में भी देखिए आपको होटल भी मिल जाएंगे और जो गवर्नमेंट का डोमेट्री है वो भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसकी बुकिंग भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ होटल की तो होटल तो देखिए वहाँ महंगे ही मिलते हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम और सोनप्रयाग गौरीकुंड ऐसी जगह है जहाँ आपको महंगे ही होटल मिलने वाले, लेकिन अगर भीड़ कम है तो सस्ते भी मिल जाते हैं। लेकिन भीड़ वहाँ कम होती नहीं है, हमेशा वहाँ भीड़ रहती है। अब बात करते हैं हम अपने 8वें दिन की। तो 8वें दिन आपको सोनप्रयाग से बद्रीनाथ निकल जाना है। सोनप्रयाग से जो बद्रीनाथ की दूरी है लगभग 224 किलोमीटर है, जिसमें आपके कम से कम 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। और बद्रीनाथ जाके आप चाहें तो स्टे कर सकते हैं या फिर आप अपना घूमने फिरने निकल सकते हैं। वहाँ जो घूमने फिरने की जगह है तप कुंड है, चरण पादुका है, व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, भीम पुल है और माना गांव है। माना गांव के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। तो माना गांव के आसपास ही आपको सब जगह मिल जाएगी, आप वहाँ घूम सकते हैं। और फिर अगले दिन अपना गर्म कुंड में नहा के दर्शन करके अपना हरिद्वार के लिए यानी 9वें दिन अपना हरिद्वार के लिए निकल सकते हैं। और 8वें दिन आपको बद्रीनाथ धाम में ही स्टे करना है। बद्रीनाथ धाम में भी स्टे करने को आपको काफ़ी सारे विकल्प मिल जाते हैं, महंगे से महंगे, सस्ते से सस्ते, हर विकल्प मिल जाते हैं। गवर्नमेंट के भी यहाँ रूम अवेलेबल हैं। अब 9वें दिन जब आप
बद्रीनाथ से हरिद्वार वापसी आएंगे तो बद्रीनाथ से जो हरिद्वार की दूरी है लगभग 312 किलोमीटर की दूरी है और इसमें आपके 9 से 11 घंटे लगने वाले हैं। और जब आप वहाँ से देखिए वापसी आएंगे तो फिर आप पांडुकेश्वर भी घूम सकते हैं, योग ध्यान बद्री मंदिर भी घूम सकते हैं और धारी देवी का जो मंदिर है वो भी घूम सकते हैं। क्योंकि जब आप वहाँ से वापसी आते हैं तो ये सब मंदिर आपको रास्ते में ही पड़ते हैं, तो अपना गाड़ी को रोकिए, वहीं अपना दर्शन करिए और अपना गाड़ी में बैठ के सीधा हरिद्वार के लिए निकल आइए। तो मैंने आपको देखिए डे बाय डे के हिसाब से पूरा प्लान बता दिया है कि आपको कितने दिन वहाँ लगने वाले हैं। रहने की आपको व्यवस्था बता दी, रही खाने की व्यवस्था तो खाने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सब जगह आपको अच्छा खाना मिलेगा। बस जो आपका जो केदारनाथ धाम का ट्रैकिंग वाला एरिया है वहाँ थोड़ा आपको खाना ठीक ठाक नहीं मिलेगा, तो अपने साथ ड्राई फ्रूट वगैरह ज़रूर रखिए ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और जो मंदिर खोलने का टाइम है वो देखिए थोड़ा भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है, उससे जुड़े वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। आप चाहें तो मेरे लेटेस्ट वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप मेरे ग्रुप में जुड़ के भी उन अपडेट को प्राप्त कर सकते हैं जो कि यात्रा के दौरान आते हैं, ताकि आपको सही अपडेट पता चल सके और आप अपनी यात्रा सही तरीके से कर सकें। बाकी अगर आपको यात्रा से जुड़ी किसी और तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।